ब्रिटिशर्स 1600 में इंडिया आए थे एज ट्रेडर्स, मतलब व्यापारी बनकर, और ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म किया, जिसे इंडिया में ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट मिला था क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शंस ही थे, उसे 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स भी दे दिया गया था। दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू और सिविल जस्टिस। दीवानी राइट्स देने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को टेरिटोरियल पावर मिल गया, और 1858 के आंदोलन के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत के ऊपर अपना पूरा कब्जा कर लिया। इंडिया का पूरा गवर्नेंस ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, और ये रूल तब तक चला जब तक भारत आज़ाद नहीं हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक। भारत के आज़ाद होने के साथ अब ज़रूरत थी संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसके लिए 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। लेकिन संविधान की रचना अचानक से या एक दिन में नहीं हुई थी। भारतीय संविधान के बहुत और विभिन्न फीचर्स ब्रिटिश रूल के समय के हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका स्मार्ट प्रेप। आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। जो इंडिया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द कंपनी रूल एंड द सेकेंड इज द क्राउन रूल। कंपनी रूल फ्रॉम 1773 to 1858 and the crown rule from 1858 to 1947। कंपनी रूल में 4 एक्ट थे और क्राउन रूल में 7 एक्ट हैं। दैट इज द कंपनी रूल हैज़ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 and the charter act of 1853। now crown rule के अंडर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, ये 7 है क्राउन रूल के एक्ट्स और ये 4 है कंपनी रूल के एक्ट्स। इस वीडियो में हम सिर्फ कंपनी रूल ही करेंगे, क्राउन रूल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि कंपनी रूल में क्या क्या थे जो अभी इम्पॉर्टेंट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और किस तरह से क्या हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का जो पावर होता है वो कंपनी के पास था, कंपनी को डायरेक्ट दिया गया था। इट रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये यहाँ पे अब इम्पॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो कि किस एक्ट के तहत इंडिया में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। तो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। दिस इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसके बाद जो एक्ट्स हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी उसमें बहुत सारे जो डेजिग्नेशंस थे, फ्रॉम गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू वाइसरॉयज, एंड देन वाइसरॉय के बाद वापस से जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ था तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे ये डेजिग्नेशंस चेंज हुआ है। ठीक है, तो
तो ये फर्स्ट जो डेजिग्नेशन जो चेंज हुआ है वो उसका शुरुआत रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही हुआ है, जब गवर्नर ऑफ बंगाल को एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट किया गया था। इसके अंदर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल को क्रिएट किया गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फोर मेंबर्स टू असिस्ट द गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये थर्ड इम्पॉर्टेंट है। नाउ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, ये आपको याद रखना है कि हमारे जो ब्रिटिश रूल के टाइम में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अब जब ये एक्ट आया था तब तक बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थे, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के आते ही जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट हो गए, उनके अधीन हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये अच्छा नहीं था, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंसीज थे उनको एक बंगाल के अंडर में ला देना, क्योंकि वो उस टाइम बंगाल सेंटर पॉइंट था गवर्नेंस का, जैसे कि वो आप समझ लीजिए कि वो कैपिटल था उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल। तो सारा कुछ वो जो गवर्नर्स थे, गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास, रिमेंबर ओनली टू जो ये थे राज्य थे बॉम्बे और मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। यहाँ पे एक ये इम्पॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है कि इट एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट कैलकाटा इन 1774 विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। ठीक है, तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774 में, दैट इज कैलकाटा में। और इसके थ्रू जो प्राइवेट ट्रेड थे कंपनी के उसको प्रोहिबिट कर दिया गया था, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, दैट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी वॉज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उनको रिपोर्ट करना था ऑन एवरी मैटर, दैट इज रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, ये कंपल्सरी कर दिया गया था। नाउ यहाँ तक आई होप कि आपको रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, उसने क्या क्या किया, उसके थ्रू क्या क्या एक्ट्स बने, मतलब चेंजेस हुए थे, वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो मिस्टेक्स थे उसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में, जिसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी था, और उसी के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया, और इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। क्लियर? It established a double system of government. Now what is double system of government? Double system of government का मतलब ये है कि जो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे कंपनी के वो अलग अलग हो गए थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते थे कमर्शियल अफेयर्स, अब एक नया बॉडी क्रिएट किया गया था, एंड दैट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। इट इज इसीलिए बोला गया था कि यहाँ से जो डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, वो शुरू हुआ था। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ इतना सिंपल सा था कि जो कमर्शियल और पॉलिटिकल मैटर्स थे दोनों को अलग कर दिया गया था। कमर्शियल मैटर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी था, लेकिन जो पॉलिटिकल मैटर्स थे उसको देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया गया था। दिस वाज न्यू। तो यहाँ से सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट का मतलब ये है। इट इज सिंपल। द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, अब इससे आप क्या समझते हैं कि इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया।
ठीक है, मतलब जितने भी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, जो नया बोर्ड क्रिएट किया गया था पॉलिटिकल अफेयर्स को देखने के लिए, उसे मतलब पावर दिया गया कि वो सुपरवाइज करेगा, डायरेक्ट करेगा ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू, मतलब सिविल मिलिट्री रेवेन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशन। इंडिया में जितने भी ब्रिटिश पोजीशंस थे, जहाँ जहाँ थे वहाँ पे सिविल मिलिट्री रेवेन्यू सब कौन देखेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन डायरेक्ट करेगा, दैट वाज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो the act was significant for two reasons. First, the company's territory in India were for first time called British possession in India. ठीक है, यहाँ पे जो कंपनी को ब्रिटिश, जो कंपनी के जितने भी मतलब टेरिटरीज थे उसको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया के नाम से इस एक्ट में डिफाइन किया गया था। क्लियर? एंड the second is the British government was given the supreme control over companies' affairs and its administration in India. Clear? Now next is Charter Act of 1833. ये थर्ड एक्ट है, इसके बाद एक और एक्ट होगा और वी विल फिनिश द कंपनी रूल। क्राउन रूल इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं कि चार्टर एक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट था। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। देखिए, मैं आपको शुरू में ही बोली थी, जब मैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 समझा रही थी उस वक्त मैंने कहा था कि आपको आगे जो एक्ट्स हैं उसमें ये समझ आएगा कि किस तरह से हर एक्ट्स में डेजिग्नेशंस को चेंज किया गया था। तो उस वक्त रेगुलेटिंग एक्ट 1773 तक सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का बना दिया गया था, डेजिग्नेट किया गया था। और नाउ चार्टर एक्ट 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। नाउ व्हाट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस एक्ट के बाद डेजिग्नेट किया गया था? तो दैट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जिसमें सिविल और मिलिट्री पावर्स दे दिया गया था। दस द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया पोजेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। यहाँ आपको फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे ये एक्ट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा कि इस एक्ट के बाद जितने भी टेरिटोरियल जो एरियाज़ थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में थे, वो उसका मतलब ये हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो डेजिग्नेट किया गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसका मतलब यही था कि पूरा इंडिया अब ब्रिटिश के हाथों में चला गया था। पहले क्या था, पहले ट्रेडिंग एज अ ट्रेडर्स वो हमारे देश में आए, फिर उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स लिया। उसके बाद धीरे धीरे ये बदलता गया और उन्होंने चार्टर एक्ट 1833 के बाद पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट में आप पीछे अगर रिवाइज करेंगे तो आपको आंसर होगा कि जो फर्स्ट हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स, नाउ लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, सॉरी, एंड नाउ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। ओके, it deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. Now you have to understand here that through regulating act 1773 only Bengal and Madras presidencies were made subordinate to the
जो गवर्नर ऑफ बंगाल ना, उनके पास जो लेजिस्लेटिव पावर्स थे वो भी उनसे छीन लिया गया था। तो कैसे, आप ये समझिए कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने चालाकी से हमें रूल किया और हमारे जो राजा थे वो उनके अधीन होते चले गए। पहले उन्होंने चालाकी दिखाई, वो एज अ ट्रेडर हमारे देश में आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे दीवानी राइट्स लिया बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। फिर उन्होंने अपन जो बंगाल और बॉम्बे थे, मद्रास और बॉम्बे को अपने अंदर, बंगाल के अंदर सबॉर्डिनेट किया, फिर उनसे लेजिस्लेटिव पावर भी छीन लिया। इस तरीके से उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत में 1858 के बाद कब्जा जमा लिया था। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given exclusive legislative powers for entire ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पे ये देखिए कि इस चार्टर एक्ट के बाद, 1833 के चार्टर एक्ट के बाद जो लेजिस्लेटिव पावर्स एंटायर ब्रिटिश इंडिया का था वो एक्सक्लूसिवली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में दे दिया गया था। ठीक है। The laws made under the previous acts were called as regulation, while laws made under this act was called acts. This is not बस you have to remember this। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा नहीं जाता है, बट आपको ये याद रखना है कि इससे पहले जितने भी एक्ट्स बनते थे वो रेगुलेशन के नाम से बनते थे, लेकिन इसके बाद जितने लॉज बने वो एक्ट्स हो गए। ठीक है। It ended the activities of East India Company as commercial body and became completely an administrative body. Friends, you have to remember, यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस तरीके से एक कमर्शियल बॉडी कितनी चालाकी से धीरे धीरे इंडिया में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनी और किस एक्ट के बाद बनी, ये आपको याद रखना है। दैट इज चार्टर एक्ट 1833। ये इम्पॉर्टेंट है। ओके। नाउ इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स। किस एक्ट के तहत हुआ? चार्टर एक्ट 1833। यहाँ पे कुछ समझाने जैसा नहीं है। ओपन कंपटीशन सिलेक्शन जो सिविल सर्वेंट्स का था वो यहाँ से शुरू हुआ था, सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। अब हम लास्ट एक्ट देख लेते हैं इस कंपनी रूल के अंडर में, दैट इज चार्टर एक्ट 1853। ये इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। आपको मैं बताई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेट किया गया था, उस वक्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी क्रिएट किया गया था जिसमें 4 मेंबर्स थे। ठीक है। उनका जो फंक्शंस था वो सारा मतलब लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव सभी था, लेकिन इस एक्ट चार्टर एक्ट 1853 के तहत उनकी इस पावर को अलग अलग कर दिया गया था। इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो कोई पीटी में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल को सेपरेट किया गया था। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि चार्टर एक्ट 1853। फ्रेंड्स, ये जितने भी ये फर्स्ट जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसमें कुछ खास समझने जैसा है नहीं। यू हैव टू रिमेंबर एवरी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसे एक्ट्स के अंदर में बहुत पॉइंट है जो पीटी में ऑप्शंस के साथ या मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है और वहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलत आंसर कर देते हैं। तो इसे आपको मैक्सिमम टाइम देना है और बहुत मैक्सिमम टाइम रिवाइज करना। अगर आप एक बार पढ़ भी लेते हैं तो भी आपको कन्फ्यूजन हमेशा होता रहता है कि मतलब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, इफ़ सपोज कि किस एक्ट के बाद लेजिस्लेटिव गवर्नर जनरल काउंसिल का लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया था, तो अगर उस वक्त आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आप बार बार उसको आपके दिमाग में वो अच्छे से नहीं बैठा रहेगा कि आपको याद नहीं होगा अच्छे से, तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसको कंपेयर करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कंपैरेटिव स्टडी, इसका जितने भी एक्ट्स है उसका कंपैरेटिव स्टडी बहुत ज़रूरी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। 6 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल। पहले 4 थे, अब इस एक्ट के तहत 6 हो गए थे। 6 न्यू
मतलब 6 और ऐड हुए थे, यानी कि 10 हो गए थे। इट इस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास लेजिस्लेटिव पावर्स भी था, लेकिन सेपरेट करने के बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी क्रिएट किया गया था गवर्नर के लिए। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शनड एज अ मिनी पार्लियामेंट। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उससे अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया था। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो मिनी पार्लियामेंट के तरह काम करता था। ये कुछ लास्ट के पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। आपने लास्ट एक्ट में देखा कि जो चार्टर एक्ट 1833 था उसमें जो सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स मैं बताई, इट स्टेटेड इंडियन शुड नॉट बी debarred from holding any place of office and employment under the company, but this provision was negated after opposition from the court of directors। ठीक है, जो पहले चार्टर एक्ट 1833 था उसमें उसको रोक दिया गया था, लेकिन जब चार्टर एक्ट 1853 आया था तो उसमें जो ये ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स था इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। द कोवेनेटेड सिविल सर्विस वाज दस थ्रोन ओपन टू इंडियंस ऑल्सो। इंडियंस के लिए भी बना दिया गया था, अपॉर्चुनिटी था ये। और उसके बाद जो मकौले कमेटी, द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विस, जो इंडियन सिविल सर्विस का जो कमेटी जिसके ऊपर बना था, मकौले कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1854। ओके, तो 18 जो मकौले कमेटी बनाया गया था 1854 में, वो इसी चार्टर एक्ट के बाद बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना है कि 1833 में जो एक्ट बना था उसमें ओपन कंपटीशन की सिर्फ बात हुई थी, लेकिन ऑपोजिशन के वजह से वो रुक गया था। लेकिन फिर उसको 1853 में फिर से लाया गया और फिर उसके बाद 1854 में इसी चार्टर एक्ट के तहत मकौले कमेटी का भी गठन किया गया था। ओके, दो कोवेनेटेड सिविल सर्विस वाज ओपन टू इंडियंस ऑल्सो, इसका इम्पॉर्टेंट है। Accordingly, the Macaulay Committee was appointed in 1854. It extended the company's rule and allowed it to retain possession of Indian territories on the trust of British Crown। यानी कि कंपनी रूल को एक्सटेंड कर दिया गया था। और अब यहाँ पे लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन, दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन। अभी तक इसके पहले तक नहीं था ये, ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए कि इसके पहले लोकल रिप्रेजेंटेशन नहीं था इंडियंस का, लेकिन चार्टर एक्ट 1853 के बाद जो इंडियंस थे उनका भी रिप्रेजेंटेशन हुआ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल जो अपॉइंट हुए थे, जो यहाँ पे मैं आपको बताई थी प्रीवियस पेज में कि 6 न्यू मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड हुए थे। वहीं पर 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ठीक है, जो 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए थे, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, यू हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि 6 जो न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऐड हुए थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो सेपरेट किया गया था, उसके बाद न्यू मेंबर्स ऐड हुए थे। उसमें जो 4 मेंबर्स थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा के थे, जो लोकल रिप्रेजेंटेशन था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फ्रेंड्स, यहाँ हम एंड होते हैं कंपनी रूल में। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो कंपनी रूल को समझने के लिए, मन में कोई भी क्वेश्चन हो, या मेरा समझाना आपको समझ नहीं आया, या फिर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, या आपको समझ आया, बहुत अच्छा लगा, आप कमेंट में लिखिए। आपको कोई भी डाउट हो, आस्क इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्राउन रूल उसमें हम क्राउन रूल समझेंगे। टिल देन, बाय।